आई एम नॉट 21-22 साल की, आई एम हाँ हाँ 43 इयर्स ओल्ड नहीं करें। और माशाल्लाह मेरा 21 इयर्स का बेटा है बड़ा। माशाल्लाह। एक सेकंड में पहले लंबी सांस ले लूं। या पकौड़े खा के वेट लूज हो सकता है? बताएं। पकोड़े खा के वेट लूज नहीं हो सकता रिदा। ये बहुत ही मतलब अगर कहा जाए एक जोक है। हाँ रूटीन। अफ्तार में भी ये है कि एक तो हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है ना कि बस रोज़ा खोलते साथ शरबत। हाँ पानी सबसे पहले पीते हैं, कुछ भी ड्रिंक खाली में। पेट में पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पेट में बहुत सारे गैसेस बन चुके होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट आप पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वजह से भी फिटनेस की तरफ नहीं आते, स्पेशली ख़वातीन की बात करूँगी मैं, कि वो ये कहती हैं जब हम जिम छोड़ते हैं तो हम दोबारा से बहुत मोटे हो जाते हैं। कि मुझे बताएं, कुछ ख़वातीन होती हैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए या यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो देख लेती हैं जी अच्छा जी इसमें अदरक मिलाएं, लहसुन मिलाएं, ये मिलाएं, वो मिलाएं करके इतने दिन पी लें तो वेट जो है आपका लूज होना शुरू हो जाएगा। आप क्या कहती हैं कि इस तरह रैंडम किसी भी रेमेडी पे ट्रस्ट करना चाहिए? कभी भी नहीं। लाइक लेमन निचोड़ा पानी में सुबह सुबह निहार मुँह पी लिया, डेंजरस। बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है आपके स्टमक के लिए। आपका स्टमक ऐसे डैमेज होगा कि बाद में किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने के काबिल ही नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कुछ लड़कियों की ऐसी फिजिक होती है कि वो आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हैं और उनके शौहर जो है वो एतराज़ करने लगते हैं। लड़कियों को वैसे ही जहाँ ज़रा सा वेट बढ़ रहा होता है, इनके रिश्ते आने में प्रॉब्लम्स। अगर शादीशुदा है तो फिर शौहर की तरफ से टेंशन के वो फिर कहता है मैं तो फिर दूसरी शादी कर लूँगा अगर तुमने वेट कम। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं और वो इतनी परेशान होकर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। माई सेल्फ सुहेब अहमद एंड यू गाइज आर वॉचिंग द फंजिला पॉडकास्ट राइट नाउ। मुझे पता है कि पॉडकास्ट थोड़ा सा डिले होकर तुम तक पहुंचता है, थोड़ा गैप के साथ आ रहा है, बट इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बहुत जल्द ओवरकम करेंगे और रेगुलर इसको करेंगे कि एक वीक में एटलीस्ट मैं तुम लोगों को 2 पॉडकास्ट दे सकूं। चूंकि तुम लोग डीएम तो भरते ही भरते हो, तुम लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे डेली यही हर पॉडकास्ट के नीचे कोई 3 4 5 कमेंट्स ये वाले मुझे लाजमी पढ़ने को मिलते हैं कि भाई पॉडकास्ट जल्दी, नेक्स्ट कब आएगा। फाइनली अब चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना है और हर बंदा पकोड़ा समोसा बना हुआ है खा के, ठीक है, तो अब इस चीज़ पे हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बाकायदा डाइट प्लान्स के लिए, बाकायदा अपने आप की फ़िक्र, अपनी फ़िज़ीक की फ़िक्र करने के लिए आज मैंने जिनको अपने पॉडकास्ट में दावत दी है उनका नाम है अमरीन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले आपके बारे में ये बताता चलूँ कि अमरीन जो है वो यंगेस्ट मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए। आप मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, यंगेस्ट मोटिवेशन है फिटनेस के हवाले से, कि इतनी छोटी उम्र में इतनी सी लड़की अगर फिटनेस के लिए इतनी कॉन्शियस हो सकती है तो ये जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं ये क्यों नहीं हो पा रही हैं? वेल मैं थोड़ा सा अमरीन के बारे में बताता चलूँ। अमरीन जो है वो बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर लेवल 3 की ट्रेनर हैं माशाल्लाह से। ये एक बाकायदा कोर्स है जो कि करना पड़ता है और इनकी कितनी लंबी जर्नी है, कितनी लंबी स्ट्रगल है, किस तरह ये फिटनेस में आ गई इस फील्ड में, ये हम सब कुछ इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अमरीन मुझे प्लीज़ ये बताएं कि मुश्किल से कोई 21-22 साल 23 साल की आप हैं और माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सुहेब, आई एम नॉट 21-22 साल की, आई एम हाँ हाँ 43 इयर्स ओल्ड नहीं करें। और माशाल्लाह मेरा 21 इयर्स का बेटा है बड़ा। माशाल्लाह। एक सेकंड में पहले लंबी सांस ले लूं। यानी कि मैं समझ रहा था कि आई एम मोटिवेटेड इनफ, बट आप तो माशाल्लाह कैसे, मतलब 43 आपकी एज है और आपने एज बताने में भी कोई सेकंड नहीं लगाया और वो लड़कियों की तरह आपने उम्र छुपाई नहीं और आपने बता दी। प्राउड फील होता है मुझे तो बताने में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी एज से 10 साल पीछे दिखती हूँ और जबकि मेरी एज इतनी है और बिल्कुल मुझे फख्र महसूस होता है 10 बताते साल नहीं, हुए। सॉरी 20 साल 26 की लगती हैं आप। ज़्यादा हो जाएगी सुहेब, ज़्यादा। नहीं ज़्यादा नहीं हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। खैर असल में मैं तो आपको फेस टू फेस देख पा रहा हूँ ना, आप कैमरे पे आप क्या कितनी एज लग रही है वो लोग ही बता सकते हैं। बट सीरियसली अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ, और चूंकि आप ऑलरेडी इतनी मोटिवेटेड हैं खुद माशाल्लाह, आज मेरे जवानों के लिए ना आसान करके बताइएगा प्लीज़ कि पकौड़े भी खा रहे हैं हम समोसे भी खा रहे हैं, हमें दही बड़े भी खाने हैं, हमें
रोल्स भी खाने हैं और अम्मी से कह के स्पेशल चीज़ें भी, सब कुछ ऑयली खाना है। फ्रूट चाट तो सिर्फ हम मुश्किल से एक प्लेट खा के और बस कर देते हैं। अब मुझे बताएं, ये सब कुछ हम खा रहे हैं तो ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में इस चीज़ को हम कंट्रोल्ड कैसे रख सकते हैं? बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। अनलिमिटेड मत खाएं। मैं ये भी नहीं बोलती सब कुछ छोड़ दें। छोड़ना हल नहीं है, क्योंकि हमारी एक ज़बान के चटखारे हैं जो मांगते हैं भाई हमें ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। आप खाओ, लेकिन एटलीस्ट अपना जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा बनाओ कि आप उसको बर्न कर सको। लाइक बर्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर जिम नहीं जा सकते, आपके लिए इतना इजी एक्सेस नहीं है। लाइक हर कोई आजकल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उस हिसाब से उसको टाइम निकालना, स्पेशली रमज़ान में बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट वॉक स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा घर पर अमरीन, वॉक मैं करें। मेरा पता है क्या मानना है, जिस तरह से आप बता रही हैं ना, देखें ऐसे तो आप, मुझे लगता है कि आप, मैं, हम सब मिलकर अगर 10-10 घंटे भी बताते रहें ना तो कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है। बिल्कुल। जब तक इंसान खुद नहीं करना चाहेगा ना, वो नहीं कर सकता है। मुझे आप प्लीज़ ये बताएं, ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि पूरे दिन में हमें इतना सा टाइम वर्कआउट के लिए बिल्कुल। निकालना ही चाहिए, जिससे हमारा अपना फ़ायदा होगा। अच्छा, सहरी की प्रॉपर डाइट क्या है आपकी नज़र में, कि हमें क्या खाना चाहिए जो कि अनहेल्दी भी ना हो और जिससे हम फैट की तरफ भी मामलात ना जाते हो? हाँ, अब जैसे किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो अब वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो 2 रोटी खाता है, तो वो एकदम से मैं उसको बोलूँ तुम हाफ रोटी पे आ जाओ, तो वो कभी भी नहीं आ सकता। आप उसको ग्रेजुअली पोर्शन वाइज़ कंट्रोल करना सीखें। कि पोर्शन में कैसे डिवाइड करेंगे, लाइक 1 खा रहे हैं तो 2 खा रहे हैं, आप 1 पे आ जाएँ, फिर हम उसको हाफ पे लेकर आएँगे। इस तरह से अपना जो रूटीन है वो सेट करें। मैं ये नहीं बोलती 1 घंटे की वर्कआउट स्टार्ट करो या आधे घंटे से स्टार्ट करो। 15 मिनट्स भी आपको अगर डेली बेसिस पे मिल रहे ना, आप 15 मिनट्स इस पे वो स्टार्ट करो वॉक से। बिल्कुल लाइट अपने घर पे अगर स्पेस है, घर पे स्टार्ट करो। सुबह के वक़्त सहरी में अगर हेल्दी सहरी आपको करनी है तो आप चपाती ज़रूर लें, विदाउट ऑयल? विदाउट ऑयल। ठीक है? अच्छा, अगर किसी को ऑयल चाहिए लाइक घी, पराठे खाने पराठे के लिए, खाते हैं हम। ठीक है? आप उसको ये कर सकते हो कि आपने चपाती बनाई, गरम चपाती के ऊपर आपने 1 टीस्पून देसी घी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमारे लिए गुड फैट है, जो हमारी बॉडी को फैट, जो अच्छे फैट की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये हमारी स्किन को अच्छे रखने देसी के घी लिए। अच्छा है हेल्थ के लिए? देसी घी अच्छा है, आप रॉ फॉर्म में खाएँ। उसको ओके, उसको लगा के तलना नहीं है रोटी को, ओके, ठीक है? आपने रोटी, गरम रोटी पे आपने स्प्रेड कर ओके, दिया ओके, उसको। ओके, मक्खन की तरह। हाँ। सही, 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 ठीक सही। है, लेकिन मार्जरीन वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, इससे आपकी स्किन भी ख़राब होती है। हुँ। लेकिन गुड फॉर्म ऑफ फैट है, देसी घी आप इसको ले सकते हैं। अब देखें, देसी घी नहीं है ना हर घर में। मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे हम लोग सहरी में क्या खाते हैं, अगर किसी के यहाँ रात को बिरयानी बनी है, उन्होंने बिरयानी रख ली, और ख़ास तौर पे कराची, हम कराची वाले जो हैं, हम बड़े चटखोरे होते हैं। हमें चटपटी चीज़ें लाज़मी चाहिए, इफ्तार में हो या सहर में हो। हमने खाना जी अंडे, पराठे और सालन और फिर कढ़ाई गोश्त और कढ़ाई और ये वो लटरम-पटरम हम सब खा जाते हैं। मुझे प्लीज़ ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ें जो हमें सहरी में अवॉइड करनी चाहिए और ऐड करनी चाहिए? अवॉइड करें ये सालन टाइप की चीज़ें, ठीक है। स्पाइसी होता है। एक तो आपका जैसे एसिडिटी भी होती है, हुँ। जलन होती है हुँ, हुँ। सीने में, ठीक है? प्यास ज़्यादा लगती है, हुँ। स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें, सहरी में स्पेशली। ठीक है। दही खाएँ, दही खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, शुगर ऐड नहीं करें उसमें, ठीक है? फीकी दही पी सकते हैं, नमक वाली जो दही होती वो लस्सी वो पी सकते हैं। ओके, चपाती के साथ अंडा ले सकते हैं। ओके। 2 ऑमलेट ऑमलेट बनाएँ। या हाँ, हाफ ऑमलेट फ्राई? बनाएँ 2 एग का, ठीक ठीक है? है। हाफ फ्राई कोशिश करें ना करें, ऑमलेट बना के ले अच्छा, सकते हैं। हाँ। इसका मतलब मेरा हाफ फ्राई बंद है आज से, वैसे क्यों? हाफ फ्राई आप मतलब कि एग का हम कहते हैं जैसे 2 एग ले रहे हैं आप, तो उसका 1 का आप योक लें। ओके, अब जैसे अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ तो आप खा सकते हैं, अच्छा, हाफ फ्राई खा सकते हैं। बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, ओके। डाइट भी। ठीक, 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 मैं ठीक। आपको गेनिंग की तरफ लाऊँगी, अगर मैं आपको डाइट बताऊँगी। ऐसा नहीं करें, मेरा वेट बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा मास होना चाहिए, थोड़ा ओके, मसल मास होना चाहिए, ओके, बिल्ड अच्छी लगती है फिर। सही, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप मास गेनिंग की तरफ आएँ। ठीक है, वेट ना बढ़ाएँ, लेकिन ठीक है, मास गेन करें, मसल गेन करें। ठीक है। इसी तरह से जो मतलब जो वेट बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ हैं, 84, 80 प्लस, अब एक तो हाइट पे भी डिपेंड करता है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट के हिसाब से वेट डिसाइड होगा। ठीक है। उसी हिसाब से आपका पानी पीने का जो वो है रूटीन डिसाइड होगा। हर कोई कहता है ना कि 1 लीटर पानी इनफ है, नहीं इनफ नहीं है। आपके वेट अगर ज़्यादा है तो आपको पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है। ओके, अगर आपकी एज जो है वो 26 है, आपका वेट 65-64 है, तो आपको कितना पानी इनटेक करना चाहिए?
हाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक अगर है। आपकी हाइट लाइक 65 आप कह रहे हैं ना, 65 वेट और 5 हाइट है, तो आपको एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना ही पीना है पूरे एक दिन में? पूरे एक दिन में। मतलब एक 500 ml की बॉटल और एक लीटर की। हाँ, सही हो लेकिन गया। लाजमी पिए। पानी का इंटेक जितना अच्छा रखेंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं कि हम पानी को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, पानी ही नहीं पी रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सहरी का, कि हमें उसमें कोशिश करनी है कि हम सादा रोटी के ऊपर देसी घी लगा लें और दही ऐड कर लें, दही ऐड कर लें, लस्सी ऐड कर लें या लस्सी, नमकीन लस्सी ऐड कर लें, ऑमलेट ऐड कर ऑमलेट सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। और अवॉइड करना है हमने हाफ फ्राई, हाँ, या जो लोग हेल्दी हैं वो हाँ, हाफ फ्राई अवॉइड कर दें अवॉइड कर दें और वो ऑमलेट की तरफ आ जाएं। बिल्कुल। ठीक है। और अफ्तार का क्या बनता है रूटीन? अफ्तार में भी ये है कि एक तो हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है ना कि बस रोज़ा खोलते साथ शरबत। हाँ, पानी सबसे पहले पीते हैं, कुछ भी ड्रिंक खाली में। पेट में पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पेट में बहुत सारे गैसेस बन चुके होते हैं, तो उस पर डायरेक्ट आप पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। आप पहले आपने देखे जो सुन्नत तरीका है, 2 खजूर खाया हमने, उसके बाद कोशिश करें कि फ्रूट चाट बना लें। अच्छा, फ्रूट को हम काट के हम जब फ्रिज में रख देते हैं वो ऑलरेडी अपना पानी काफ़ी छोड़ देता है, और फ्रूट अपने आप में बहुत मीठा है, उसमें ऊपर से शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्रूट चाट में जो लोग चीनी डालते हैं वो ना डालें? वो ना डालें। अम्मी नो मोर शुगर। ओके। अच्छा, शुगर का भी मैं बता दूं कि शुगर से बेहतर है गुड़ या ब्राउन शुगर, इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाइट शुगर जो है बहुत सारी चीज़ों के नुकसान दे आपके। अच्छा, फ्रूट चाट में चाट मसाला भी डलता है? हाँ, डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो है ना वाटर रिटेन करता है बॉडी में, उससे ब्लोटिंग होती है। ठीक हो गया। ये है, तो इसके साथ आप दही बड़े ले सकते हैं। दही बड़े नुकसानदेह नहीं है। सही है। ठीक है, दही बड़े जब हम उसके वो पकोड़े तल के डालते हैं तो वो पानी में डलता है पहले, उससे उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद हम उसको दही में डालते हैं। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा शौकीन है पकोड़े और ये जो सब सवाल अभी आ रहा था। हाँ, एक सवाल मैं अब बात यहाँ आ गई है। हमारा एक बच्चा है रिदा, ठीक है, तो वो कहती है, सॉरी मैं सवाल रखूं, अंदर आई कमरे से और कहती है शोएब भाई मेरा ये सवाल पूछिएगा, क्या पकौड़े खा के वेट लूज हो सकता है? बताएं। पकोड़े खा के वेट लूज नहीं हो सकता रिदा, ये एक बहुत ही मतलब अगर कहा जाए जोक है। हाँ। ठीक है। अच्छा, आपको बहुत दिल चाह रहा है, आप एक पकोड़ा खा लो, ठीक है, दिल नहीं मार सकते हम। रमजान का महीना ऑब्वियसली सब कुछ दस्तरखान पे नजर आ रहा है, आप सब खा रहे हैं और हम बोलें ज़बरदस्ती के रही। वैसे तो मोटिवेट ये करो कि सभी उसी तरह से उसी लाइफस्टाइल को अपनाएं, पूरी फैमिली। और फिर भी अगर आपको अपनी ओबेसिटी की तरफ मतलब आप फोकस्ड हैं कि आप मुझे कम करना है वेट हर हालत में, तो फिर आपको हाथ रोकना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन में वर्कआउट ऐसा कर रहे हो कि आप बर्न कर लोगे, तो फिर आप खाओ। जैसे मैं हूँ, मैंने पूरी तरीके से नहीं हर चीज़ कट डाउन कर दिया कि मैं ये भी नहीं खा रही, मैं भी ये भी नहीं खा रही। मैं खा लेती हूँ, लाइक एक पकौड़ा मैंने भी खा लिया। ठीक है, कभी कभी दिल चाहता है इंसान का। हम चीट मील भी करते हैं। सैटरडे को हमने कोई लाइक पिज़्ज़ा का मैंने एक पीस खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब फिर से वैसी हो जाऊंगी। तो मुझे पता है कि मुझे बर्न कर लेना है। अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई आज मैंने ये खाया, इतनी कैलोरीज का इंटेक किया, तो इतनी कैलोरीज मैं निकाल भी दूंगी, तो आप खा सकते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अफ्तार के बाद और सहरी से पहले खाना खा सकते हैं? मुश्किल तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मतलब आप खाओ, अच्छी चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं कि हाँ, अब तो ये बहुत ट्रेंड भी हो गया, मतलब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है कि अफ्तारी का पूरा उस तरह से दस्तरखान के बजाय एक प्रॉपर मील तैयार हो जाता है खाने का, और अफ्तार मेन की कोर्स भी आ जाता है अफ्तारी भी। अफ्तार की जगह वो खाना खा ले, तो इस तरह से अच्छा, भी वो सही है। और अगर खाएं ना खाएं मसला नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है यार नहीं मैंने सहरी पेट भर के करनी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार मैं सहरी मंड के करूंगा, मैं अफ्तार के बाद खाना नहीं खा रहा रात में, तो वो भी ठीक है। अचानक से इतना सारा खाना, फिर अफ्तार में भी अचानक इतना सारा खाना, तो ये नुकसान नहीं दे सकता? अफ्तार अगर आपने खाना खाया अफ्तार में, तो फिर डिनर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप गैप दें, फिर अच्छा सा सहरी करें। बीच में आप सीजनल कोई फ्रूट ले सकते हैं, लाइक आपको बहुत भूख लगती है, और एक जूसेस अवॉइड करें जो फ्रेश जूसेस होते हैं कि बहुत सारे हमने लाइक 4 ऑरेंजेस और इतने सारे कैरेट का जूस निकाल के पी लिया, वो नुकसानदेह। उसमें आपका शुगर लेवल मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे शुगर जा रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ना एक चीज़ और आसान करके बताएं प्लीज़। मुझे बताएं, एक नॉर्मल आदमी मुझ जैसा जो फिटनेस के आसपास भी नहीं भटक पा रहा है,
हालांकि मैं चाहता हूँ, मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ जिम के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है पूरे दिन में, मेरी रूटीन इतनी हेक्टिक होती है। अब ऐसा क्या, कौन सी स्ट्रेचिंग्स हैं, कौन से स्ट्रेचेस हैं या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं चलते फिरते अगर 10 20 25 मिनट निकाल के मैं इतना सही टाइम अपने वर्कआउट को दे लूँ, तो एक नॉर्मल आदमी को कितना मिनिमम टाइम निकालना चाहिए दिन में? बिल्कुल ही जो मैं कहूँगी ना, ये जो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल बिगिनर है और उसने आज तक कभी मतलब फ़िटनेस की दुनिया में कदम ही नहीं रखा हो, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल वॉक बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट भी निकाल सके तो ऑफिस वर्क करने वालों की स्पेशली बात करूँगी कि वो बैठे ही रह जाते हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। उससे क्या होता है, उनका टमी आउट होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें इन बिटवीन जहाँ मौका मिल रहा है, गैप मिल रहा है, थोड़ी सी क्या कहते हैं स्ट्रेचेस कर लें। नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, आर्म्स की स्ट्रेच, बैक की स्ट्रेच, क्योंकि आपके हम आउट होने लगता है, बैठने का जो पोस्चर है हमारा सबसे ज़्यादा वो ख़राब है। आपका शोल्डर ड्रॉप होने लगता है, टमी आउट हो जाता है। इससे अच्छा भला इंसान जो है वो अजीब दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, कम एज में भी वो एज से बड़ा लग रहा होता है। और फिर प्लस आपकी मेडिकल इश्यूज आने लगते हैं आपकी लाइफ में, आपको डॉक्टर के धक्के खाने पड़ते हैं। तो बेहतर है अपने लाइफस्टाइल से बनाएं। जो पैसे आप डॉक्टर के पास खर्च करेंगे, आप थोड़ा सा पैसा लगा के जिम में खर्च कर दें या अपने लिए टाइम निकाल लें, बस मुश्किल से 40 मिनट्स भी। अपने आप को खुद पुश करना पड़ेगा, कोई भी नहीं बोलेगा कि जाओ जाके करके आओ, वर्कआउट करो, या आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब साथ ही साथ मुझे ये भी बता दें कि अमरीन, कुछ लोग वेट लूज कर तो लेते हैं लेकिन वो दोबारा गेनिंग की तरफ मामलात चले जाते हैं। मुझे बताएं कि मेंटेन कैसे रखा जाए, आसान कैसे हो जाए इंसान के लिए, कि वो कैसे मोटिवेटेड रहे कि यार मैंने इतना टाइम लगा के इतना वेट लॉस किया है, अब मैं इतना वेट लूज करने के बाद मैं दोबारा गेनिंग की तरफ नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, तो उसके लिए वो मोटिवेटेड रहे और आसान तरीका क्या है मेंटेनेंस का? अच्छा, बहुत सारे लोग इस वजह से भी फ़िटनेस की तरफ नहीं आते, स्पेशली ख़वातीन की बात करूँगी मैं, कि वो ये कहती हैं जब हम जिम छोड़ते हैं तो हम दोबारा से बहुत मोटे हो जाते हैं। तो एक एक नेचुरल सी बात है ना, आपने बॉडी को एक एक्टिविटी में डाला, ठीक है, आपने उसको आदत डाल दी अब वर्कआउट की, आपने अच्छा सा अपना बॉडी मेंटेन भी कर लिया, वेट लूज़ भी कर लिया, उसके बाद आप बिल्कुल सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ गए। आप नहीं कर रहे ना वर्कआउट, नहीं जिम जा पा रहे, एक्सेस नहीं है आपके पास, आप घर में वही मैं दोबारा बात करूँगी, एटलीस्ट 15-20 मिनट वॉक कर लो और दूसरा अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो, तो आप मेंटेन रख सकते हो। फिर आप नहीं भूलोगे दोबारा उस तरह से, दोबारा से वेट गेन नहीं होगा। ये होता है मेंटेन रखने का तरीका। मतलब आफ्टर ऑल सारी बात मोटिवेशन की है, मोटिवेशन की, आप अपने फिक्र आप की को है। फ़िक्र करें ना, अपनी बॉडी का ख़्याल रखें। जब आप फिट रहेंगे तो आप अपने घरवालों को ठीक है, लेके अब मुझे ये भी बताएं कि लड़कियां इस बात को कैसे पहचानें जब उनकी शादी हो रही होती है। तो लड़के जो है ना जिम भागते हैं कि हम जा रहे हैं जिम थोड़ा यार। अब वो मेरा एक मैं मेंशन नहीं कर रहा आपको भाई, लेकिन आप समझ जाना ये देख, क्योंकि मैंने आपको ही टारगेट किया है इसमें। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो भाई शादी थी उनकी, वो कहा यार, उन्होंने भाई कोई 1 डेढ़ महीना पहले जिम ज्वाइन कर लिया। मैं कहा यार जानी, ये धोखा दे रहे हो तुम भाभी को, तुम पहले पहले बस 1 2 महीने जिम जाओगे, बॉडी वॉडी बनाओगे। मैं कहा वो तो माइंड बना लेंगी कि मेरा होने वाला शौहर ये बिल्डर है, फिटनेस फ्रीक है और अच्छा है, हेल्दी वेल्दी है वो। मैं कहा उसके बाद तुम जिम छोड़ दोगे? मैं कहा मुझे पता, आज छोड़ दी उन्होंने जिम। तो जो लड़के ये करते हैं, लड़कियां कैसे पहचाने कि इसने 2 महीने ही सिर्फ जिम किया है, ये करेगा नहीं आगे? लड़कियों के लिए आसान करें इसको जरा थोड़ा सा। मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक होता है जो फिटनेस फ्रीक है, वो करेगा ही करेगा, पूरी जिंदगी करेगा। एक होता है कि बस आर्जी तौर पे काहिली हो गई और वो ही आपकी वाली बात के जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, मेंटेन नहीं रख पाते। लड़कियां इस चीज को कैसे पकड़े, पहचान क्या है ऐसे लोगों की? पहली तो बात तो ये है कि असल में ये तो एक तरह की चीटिंग है। ठीक है, आप चीट कर रहे हो और अगर आप वाकई मोटिवेटेड हो अपने आपको लेके अपनी फिटनेस को हवाले से, तो उस बंदे को वो ऐसे पहचाने कि वो बंदा खुद उसको भी मोटिवेट करेगा कि तुम भी जिम जाना शुरू करो, तुम भी जाओ, तुम भी करो, तुम भी अपने वेट पे फोकस करो। ये चीज़ होती है। और सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, लड़कियां भी ऐसी ही करती हैं। जो मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं, 2 महीने पहले आएंगी, मेरी शादी है 2 महीने बाद और मुझे कम कर दें। तो भाई 2 महीने में कोई मैजिक नहीं हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। आपने अगर 1-2 साल दिया है ना अपने वेट को बढ़ाने में, तो आप एटलीस्ट उसका हाफ से हाफ टाइम तो दो अपने आप को कम करने में। दूसरा ये है कि आप जितना ग्रेजुअली कम करोगे उतना अच्छा मेंटेन कर सकोगे। अच्छा, बहुत सारी ना ऐसी रेमेडीज होती हैं अमरीन, जो कि हाउस वाइफ्स, अब खवातीन की तरफ बात आई है तो थोड़ा सा खवातीन के लिए, जो मेरी बहनें माएँ घरों में बैठी होती हैं उनके लिए बात करते हैं कि मुझे बताएं, कुछ खवातीन होती हैं वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए या यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो देख लेती हैं जी, अच्छा जी इसमें अदरक मिलाएं, लहसुन मिलाएं, ये मिलाएं, वो मिलाएं करके इतने दिन पी लें तो वेट जो है आपका लूज होना शुरू हो जाएगा।
आप क्या कहती हैं कि इस तरह रैंडम किसी भी रेमेडी पे ट्रस्ट करना चाहिए? कभी भी नहीं। मैं Why? कभी भी नहीं रिकमेंड करती कि इन चीज़ों को अप्लाई करो अपने ऊपर, क्योंकि देखें बहुत सारा जो ऐसा भी है ना हमारी बॉडी में फैट, वो हमारे लिए गुड फैट है, मतलब अल्लाह ताला ने हमारी एक सेफ्टी के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, जिसे विसरल फैट कहते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास का फैट है, किडनी के पास हो गया या हार्ट के आसपास हो गया। तो उसका हमें नहीं पता कौन सी चीज़ या कौन सा नुस्खा या कौन सी जो एड्स वगैरह भी आ रहे होते हैं डिफरेंट के, इससे वेट इतने दिन में कम, वो आपके कौन से फैट को टारगेट करेगा। अक्सर बहुत कम एज में हार्ट अटैक वाले जो केसेस आ रहे हैं, लोग कार्डियो उस पर फेल हो जाते हैं, तो वो भी इसका रीज़न भी यही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ अपने ऊपर गलत अप्लाई कर देते हो। तो बेहतर है, एक तो एक चीज़ और आती है एम्प्टी स्टमक में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल, लाइक लेमन निचोड़ा पानी में सुबह सुबह निहार मुँह पी लिया। डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है आपके स्टमक के लिए। आपका स्टमक ऐसे डैमेज होगा कि बाद में किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने के काबिल ही नहीं रहेगा। आप अपनी सेहत के साथ खुद खेल रहे होते हो। आप मत जाओ ना देसी टोटकों की तरफ या इंस्टेंट रेमेडीज की तरफ, या अगर कोई प्रोफेशनल आपको आपकी Guide बॉडी करे। के हिसाब से गाइड कर रहा है तब आप उस पे जाओ। बिल्कुल, आप किसी के सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करो। या आप बहुत ज़्यादा ओबीज हो ना, लाइक मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं 160 केजी और इस तरह से, तो हम उनको एक एज अ सपोर्ट चीज़ें बोलते हैं कि अब आपको ये एज अ सपोर्ट लेना पड़ेगा, वर्कआउट तो करना ही है, लेकिन साथ में ये फैट बर्निंग का प्रोसेस इस तरह से तेज़ करने के लिए हम कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, लेकिन हम बॉडी को देख के बताते हैं कि ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं किसी एक यंग सी लड़की और उसको बहुत जल्दी है और पूरे दिन वो कुछ ऐसी निखारी पी रही है कि नहीं अभी मुझे 2 महीने में कम होना है, और उसके ऊपर से वो इस तरह के रेमेडीज़ और नुस्खे टोटके अपने ऊपर अप्लाई करे, तो डेफिनेटली बॉडी को नुकसान होना ही होना है। होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, कुछ लड़कियों की ऐसी फिजिक होती है कि वो आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती हैं और उनके शौहर जो है वो एतराज़ करने लगते हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ, ये इतना सीरियस और संजीदा मसला है बहुत कि ज़्यादा। मैंने इन मसाइल पे लड़ाइयाँ देखी हैं, बाकायदा झगड़े नाराज़गियाँ देखी हैं कि बिल्कुल। मियाँ बीवी, इवन 2 फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं कि भई आपकी बेटी मोटी होती जा रही है यार, है बहुत गलत बात ये। बहुत ज़्यादा गलत इंतहाई बात। गैर अखलाकी बात है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चूँकि हमारे माशरे का हिस्सा है और हो रहा है, लेकिन गलत है। मैं अभी भी इसको यही कहूँगा कि गलत है, नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएँ कि जो लड़कियाँ वेट गेन कर लेती हैं, वो बेचारियाँ फिर परेशान हो जाती हैं। एक तो वो अपना वेट लूज़ करने पे कैसे ही फ़ोकस्ड रहे, उनको वहाँ से ताने शुरू हो गए। अब उनको स्ट्रेस भी मिल रहा है, अब स्ट्रेस के साथ तो और वेट गेन होगा, ठीक है? वो लड़की बेचारी हमारी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। मुझे ये बताएँ कि उसके लिए आसान क्या है कि वो घर में रहते हुए, ज़ाहिर है सब लड़कियाँ नहीं जिम जा सकती हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं जिम जाना, लड़कियाँ ख़ास तौर पे। तो उनके लिए आप क्या बताएँगी कि वो लड़कियाँ घरों में, यंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वो 2, 3, 5 बच्चों की माँओं की बात नहीं कर रहा, जिनकी शादियों को 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, बिल्कुल न्यूली मैरिड जो होती हैं, वो बेचारियाँ क्या करें, कैसे घर में रहते हुए अपना वेट लूज़ कर सकती हैं? एक तो इस चीज़ पे वाक़ई रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना, वो एक लड़कियों को वैसे ही जहाँ ज़रा-सा वेट बढ़ रहा होता है, इनके रिश्ते आने में प्रॉब्लम्स। अगर शादीशुदा हैं तो फिर शौहर की तरफ से टेंशन के वो फिर कहता है मैं तो फिर दूसरी शादी कर लूँगा अगर तुमने वेट कम, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। और वो इतनी परेशान होकर आती हैं कि अब मैं बताऊँ, स्ट्रेस हार्मोन्स अगर आपका मतलब एक्टिव होता है ना, तो उस वक़्त आपके मतलब स्ट्रेस में आपका वेट गेन हो रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है, वो आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हो। जैसे नाइट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगती है, रात को जो खा रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है रात में मीठे की क्रेविंग शुरू हो जाती है, वो मीठा खा रही होती है, तो ज़ाहिर सी बात है वेट कहाँ जाएगा। तो ऑब्वियसली अब उन लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आप जैसे जिम नहीं आ सकते हो तो एटलीस्ट अपने थोड़ा सा डाइट को ग्रेजुअली कंट्रोल करना शुरू करो। जैसे वही बात मैं पोर्शन वाइज कंट्रोल करने के लिए बात यही बोल सकती है कि अगर मैं ये बोलूँगी ना कि जिनको बहुत डेली बेसिस पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने की आदत है, हाँ। सोडा, तो आप उसको एक ये बोल दो कि एकदम छोड़ दो, वो नहीं पॉसिबल छोड़, नहीं है। चलो थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ो। आज से कल नहीं पिया, फिर इस तरह से कर के अपनी आदत ख़त्म करो। इसी तरह से डाइट के हवाले से भी वही चीज़, जो एक्स्ट्रा आपको लगता है बहुत ऑयली खाना, उससे हाथ रोकना शुरू करो। जब आप डाइट कंट्रोल करोगे, आपको खुद लगेगा आपका वेट लूज़ हो रहा है। साथ में अगेन वॉक वगैरह स्टार्ट करो, कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ेज़ और स्ट्रेचेज़ वगैरह हैं वो कर सकते हैं। वो मैं खुद भी गाइड कर देती हूँ कि चीज़ों को मेरे उस पे भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं हम, ऑनलाइन में भी लोग काफ़ी कनेक्ट होते हैं जो नहीं आ सकते जिम। जिनके लिए प्रॉब्लम है कि पूरा दिन हमें फैमिली देखना है, बच्चे देखने हैं, ससुराल देखना है, तो हम कैसे आएँ?
तो वो फिर बेचारी रात को सारे काम से फारिग होकर फिर ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही होती। मतलब औरतों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किस फेज से गुजर के आ रही होती है कि मैं रोज़ एक केस देख रही होती हूँ, और रोज़ पहले मुझे इनको यहाँ से ट्रेन करना पड़ता है, यानी कि उनके मेंटली उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि अब मोटिवेट कैसे करूँ, वो बेचारी कैसे, उनको ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है कि ज़ाहिर है। मेंटली वो स्ट्रांग हो जाए पहले, हाँ, उस प्रेशर को झेलना वो सीख लें कि वो तो आना है तो और उसको। मैं यही बोलती हूँ कि देखो, ये किसी ने बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो उनको ऐसा लगता है डंडे के जोर पे भेजा गया है, जाओ जाके वेट कम करके आओ। तो अब मैं उनको ये बोलती हूँ कि अभी स्केल पे नहीं खड़े होना है, अभी अपने वेट को फोकस नहीं करना, अभी तुम ये देखो कि तुम अपने अपने आप को फ्रेश करने आ रही हो, तुम्हें अपना जो मैं डिप्रेशन है वो बाहर फेंक कर आना है, ये तुम्हारा टाइम है, तुम जी रही हो उसको अपने लिए, अपना टाइम निकाल रही हो, फिर तुमको मजा आने लगेगा, फिर तुम और ऐसा होता है। और फिर मैंने काफ़ी सारी लड़कियों की जो ट्रांसफॉर्मेशन की, उनको जिम की ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि फिर जिम के बगैर रहा ही नहीं जाता। जबरदस्त। ऐसी भी ये लड़कियां। नशा अल्लाह करे हम सबको लग जाए, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है और जिम का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी क्लाइंट्स के साथ ये है, वो अगर बीच में 1-2 महीने का गैप आ भी जाएगा ना, दोबारा कनेक्ट होती है मुझसे। पिछले 5 साल जबरदस्त। से मेरे साथ ऐसा ही है कि मेरी क्लाइंट्स मुझसे। अच्छा ठीक हो गया। मुझे मुझे प्लीज़ अमरीन ये बताएं, आजकल ना बहुत मसाइल हैं, मैं अक्सर इन मसाइल पे अपनी वीडियोस में बात करता हूँ। शादी के मसले जो है, लाइक डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ गया है, लड़ाइयाँ झगड़े मियाँ बीवी में बहुत हो गए। हम देखते हैं अक्सर, अभी अभी शादी हुई, एक बुरी खबर आती है कि यार वो जिनकी शादी हुई थी वो 2 महीने में 1 महीने में डाइवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है। अब इन सेपरेशंस और डाइवोर्स का कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो पता चल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इधर उधर के बहाने करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि फिटनेस का इसमें कितना किरदार है, कि ऐसे कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बेस पे डाइवोर्स हो जाती है लोगों की? बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक फिटनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो शादी से पहले के मसले, कि इनके रिश्ते मुश्किल होते हैं कि लड़की इतनी मोटी है तो पहले अपना वेट कम करे। अच्छा, शादी के बाद भी अक्सर अब ये देखने में आता है कि हस्बैंड ने शर्तें रख दी हुई होती हैं कि अब औरत के हाथ में भी नहीं है। ऑब्वियसली औरत प्रेग्नेंट होती है, एक बड़ा प्रोसेस है अल्लाह की तरफ से, तो उसके बाद नेचुरली वेट गेन होता है, वेट गेनिंग की तरफ वो चली जाती हैं और फिर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। और हर किसी की फैमिलीज बिल्कुल अलग अलग है, कोई बहुत सपोर्टिव भी होते हैं और कोई बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होता। तो वो किस इन सिचुएशंस में अपने आप को छोड़ देती है, बिल्कुल छोड़ देती है। एक बच्चे के बाद भी कुछ औरतें इतनी ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ चली जाती हैं कि बस लगता है 1 नहीं 4 बच्चों की माँ है। मतलब बाय फिजिक भी ऐसा लग रहा होता है 10 बीमारियां अलग उसको घेर लेती हैं। वो ब्लड प्रेशर की तरफ भी जा रही है, वो डायबिटिक भी हो चुकी है, तो उसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है। यही चीज़ें जैसे मेल साइड से भी देखा जाए तो उनके साइड से भी है। अब अक्सर औकात तो हाँ, बताता कोई भी नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अब फीमेल्स के साथ भी यही है कि वो बेचारी क्या करे। ये अब कौन सी, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, ये कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज आपको लगता है कि आज के दौर में लड़के लड़कियों में पाई जा रही हैं, जिनकी वजह से ये मामलात होते हैं? हार्मोनल डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स के अंदर है वो पीसीओज है। ठीक है, पीसीओज ऐसी चीज़ है कि लड़कियां बताते हुए भी शर्माती हैं। ओके। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो बताती हैं, वो थोड़ी अपनी बोल्ड होती है कि हाँ हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन 90% लड़कियों के अंदर ये प्रॉब्लम है, जो बाद में आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी जो है वो प्रॉब्लम करती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्पेशली जो देखने आते हैं रिश्ते वगैरह, उनको तक के कुछ फैमिलीज भनक नहीं पड़ने देती कि हमारी बेटी के अंदर ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या अच्छा, ये चेंज। बाकायदा एक मर्ज है? हाँ, ये एक चेंजेस है जो अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पता है किसकी वजह से कॉज होता है, वो है हमारा खाने का जो लाइफस्टाइल है हमारा, स्पेशली चिकन। आपको पता है आजकल जो चिकन आ रहा है हमारे मार्केट में, वो लड़कियों को वक्त से पहले बड़ा कर दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका जो पीरियड्स का साइकिल है वो बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में, यानी कि आजकल की मैं देखती हूँ 5 या 6 क्लास की बच्ची पीरियड्स हो चुकी होती है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये चीज़ें आगे जाके पीसीओएस में टर्न हो जाती हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक सिस्ट है जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। ये मतलब पूरा हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है आपका, उसमें पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं होते। ओके। तो ये चीज़ें आपकी मतलब कि बहुत सारे लोगों के शादी के बाद जो है वो हार्मोन्स मतलब रेगुलर हो जाते हैं, या ये उसको कहते हैं सही होता है, लेवल में आ जाते हैं। लेकिन कुछ को कंसीव करने में मतलब प्रॉब्लम जिनको होती है। पीसीओएस का पहले इशू होता है वो शादी के बाद ठीक हो जाता है। बेहतर हो जाता है। ठीक है। और सबसे इसका जो वाहिद हल है ना वो वर्कआउट है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि
रेगुलर हो जाते हैं लोगों के पीरियड्स। मेरे पास कितने क्लाइंट्स ऐसे आए हैं कि मतलब 6-6 महीने उनके पीरियड्स नहीं हुए हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर रेगुलर हो गए पीरियड्स। और जब ऑब्वियसली चीज़ें हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा हार्मोन्स आपका, तो आगे आपको शादीशुदा ज़िंदगी भी जो अज़दवाजी ज़िंदगी वो गुजारना आसान हो जाएगा, कंसीव करना आसान हो जाएगा। वरना कितने सारे फैमिलीज़ की तरफ से टॉर्चर होता है, बच्चा चाहिए हमें और जल्दी से बेबी करो। औरत के हाथ पे नहीं, अब जाहिर सी बात है अगर उसको वो प्रॉब्लम हो रही है तो वो कैसे कंसीव करे। तो ये आज की वो कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शादी के बाद औलाद वाले मसाइल ज्यादा लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। आजकल मेजॉरिटी लड़कियों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेजॉरिटी, क्योंकि सब ज़्यादा आधे से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस पीसीओएस से वो है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर affected। बात हो ही रही है तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और है कि डिलीवरी के वक्त देखा जाता है कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमारे वक्तों में ऐसा नहीं होता था कि फौरन डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेट ही होगा और ये ही होगा वो ही होगा। एक ये नॉर्मली क्यों डिलीवरीज नहीं करते हैं हॉस्पिटल्स, और ये वाली जो मामलात आजकल हमें देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सदाकत है कि अगर हॉस्पिटल ने कह दिया कि आपका ऑपरेट होना है तो क्या वो होना होता है, या फिर वो हॉस्पिटल्स अपने पैसे बनाने के लिए करते हैं? बहुत सारी जगहों पे पैसे बनाने के लिए ही कर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी डॉक्टर्स होती है, टाइम दे रही होती हैं, टाइम का वेट कर रही होती हैं कि लाइक मेरी कंडीशन सेकंड बेबी भी ऐसी थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे कि आप खुदा के वास्ते ऑपरेट कर दो, उसको निकाल दो बाहर। मैं मतलब असल में मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया था और मुझे हो गया था गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, और 3 दिन मुझे उस पर रखा था ऑक्सीजन आर्टिफिशियल, तो बच्चा भी उस पर ये हो रहा था कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो वो डॉक्टर ऐसी अच्छी डॉक्टर थी कि उसने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें खुद नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, कुछ भी करो। और जबकि टाइम पूरा नहीं हुआ था मेरा, वो एक होता है ना 9 मंथ कंप्लीट हो गया तो फिर इजी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी करना। और ये ऑपरेशन होता भी बहुत डेंजरस है, मैंने सुना। अभी जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें स्पाइनल में इंजेक्शन लगता है ना? एपिड्यूरल। हाँ। एपिड्यूरल ऐसे खतरनाक एनेस्थीसिया है हाफ बॉडी, जो उसमें क्या होता है आपकी अक्सर बैकबोन नाकारा ही हो जाती है तकरीबन, क्योंकि कभी सही हाथों से नहीं लगा तो वो समझने आपके मतलब लॉन्ग टर्म आपको ना वो बेड रेस्ट फैला देता है। ऐसे मैंने केसेस देखे मैंने हैं। भी देखा है, मैंने इसी वजह से क्वेश्चन आपसे किया, प्लीज इसके ऊपर बात करें आप। तो ऐसे केसेस में यही होता है कि फिर जब हम उनको वर्कआउट करवा रहे थे उससे काफ़ी उनको रिलीफ तो मिलता है, बट वो जाहिर बात है हैवी वेट वगैरह लिफ्ट करने के काबिल नहीं रहती हैं, उनकी कहीं ना कहीं बैकबोन जो है वो वीक हो चुकी होती है। तो एक हमारे लिए स्पेशली मैं अगर बात करूँ ना वेट ट्रेनिंग के ऊपर, तो औरतें ये समझती कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी बहुत मर्दाना हो जाएगी या हमारे डोले शोले बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना हाई नहीं है हमारे यहाँ जैसे मर्दों के होता है, तो उनकी बॉडी मस्कुलर बनती है, लेकिन औरतों की नहीं बन सकती। औरतों के अंदर फायदा ये है कि आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ एज आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही है। उसका बेनिफिट ये है कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका ये है कि लोग उसको फजूल समझते हैं कि हम मस्कुलर हो जाएंगे, स्पेशली खवातीन, वो लाजमी करें। मेरा बहुत एक मैं कहती हूँ कि आप मेडिसिन से बचाओगे, आप जो आर्थराइटिस और इसके उसके जॉइंट पेन्स की दवाइयाँ खा रहे होते हैं उससे बेहतर है कि आप वेट ट्रेनिंग की तरफ आओ, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि शादी के बाद कुछ मर्द या खवातीन जो कि जिनको हम एक सुथरे अल्फाज में अगर कहें तो वो हैप्पीली मैरिड नहीं है, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा हो, हर किसी के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको हैप्पीली मैरिड रखे, लेकिन जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में वो अज़दवाजी मामलात में मुश्किलात हैं, अब उनमें क्या होता है कि माशरे में ना फिर बुरी चीज़ पैदा होती है। वो बुरी चीज़ क्या होती है कि फिर वो या तो औरत बाहर जाती है या मर्द बाहर जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनका बाहर रुख करना है मर्द का या औरत का, ये चीज़ कैसे ख़त्म हो सकती है, और कौन से ऐसी ज़्यादा वजूहात हैं जिनकी बिना पर मर्द या औरत ये फैसला करता है? अब वही चीज़ ना मैं आपको बताऊँ, एक बच्चे के बाद अक्सर औरतें अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। अगर मैं एक साइड से बात कर रही हूँ अभी, तो वो क्या होता है, वो बहुत ओबेसिटी की तरफ जा रही है, मोटी हो गई है, तो अक्सर मर्द यही बोलता है कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब तुमने आपको अपने आप पे तुमने बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी है। अच्छा खैर वो भी क्या करे, उसको फैमिली भी देखना, सब कुछ देखना है, लेकिन ये बात मैं कहूँगी औरतों से कि अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप पे तवज्जो दो। अगर चाहते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ना जाए हस्बैंड, तो आप अपने आप को मतलब अपने फोकस करो कि अच्छा, और औरतें फिर ये भी कहती हैं कि भाई एक ही चीज़ थोड़ी है ज़िंदगी में, एक ही चीज़ थोड़ी, भाई अल्लाह ने शादी इसीलिए रखी है कि आप जो है गुनाहों से बच जाएं, आपके मामलात जो है वो नॉर्मल चलें, आपको एबनॉर्मल वे में ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े।
वो काम नहीं करने हैं जो अल्लाह ने रोका है जिनसे। तो अगर इंसान को पता है कि अल्लाह ने शादी रखी ही इन मामला रखी, मैं अगर ये कहूँ ना रखी ही इन मामलात के लिए, तो भी ये जुमला ठीक होगा। तो औरतें जो है हमारी वो अक्सर इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही होती हैं। ये औरत की नफ्सियात पे थोड़ी सी बात करते हैं, आपको क्या लगता है वाई ऐसा क्यों सोचती हैं? ये बहुत एक बड़ा मैं ये अलमिया है कि बात करना पड़ेगा इस पे, ये फिटनेस से हटकर ही है थोड़ा, लेकिन बात क्यों करेंगे इस पे कि जैसे कि औरतें हमारे यहाँ जो है ना समझती नहीं है, वो मर्द को इजाजत नहीं देती दूसरी शादी की, लेकिन अगर जैसे मर्द जना की तरफ जा रहा है वो ठीक है, वो उसको बगैर बताए बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहा है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन वो बीवी के कानों पे भनक तक नहीं पड़ने दे रहा, बीवी के सामने वो बिल्कुल ही एक क्लीन पाकीज़ा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसकी गुनहगार वो औरत भी है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई आपका हस्बैंड कहीं और भी इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट उसको इतना स्पेस दो कि वो उससे निकाह कर सके या शादी कर सके, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये लड़कियां आपके खिलाफ हो जाएंगी, मैं इस चीज को मैं संभाल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखें, होता ये इस्लाम में भी है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहैसियत औरत खातून, आप फितरी, आप जो है फितरतन आप औरत है, तो आप अगर दूसरी औरतों को ये मशवरा दे रही हैं तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जो चीज दीन ने कही है फिर हमें उनके अहकामात में भी रहना है। और अब इस बात के ऊपर ये कमेंट करने वाले कि दीन ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो ये सुन लें कि दीन ने ये भी कहा है, जहां दीन ने और भी बहुत कुछ कहा है। तो हम अगर इस चीज को एडमिट कर रहे हैं तो हम उस चीज को भी करेंगे। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं, खवातीन को ये लगने लगता है कि ये आदमी बुरा है, वाइफ्स को ये लगता है कि मेरा शौहर जब भी तकाजा करता है वो एक ही तकाजा कर रहा है, वो डेली आ रहा है, वो वीक में आ रहा है, वो जो भी जब भी आ रहा है मेरे पास वो एक ही तकाजा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस औरत की खुशकिस्मती है कि वो उसी से तकाजा कर रहा है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है। अगर वो आपको बार बार कह रहा है, 2 बार कह रहा है, 4 बार कह रहा है, हफ्ते में, महीने में, जो भी उनके मामलात होते हैं, तो वहां पर औरतें इस तरफ बागी क्यों हो जाती हैं? उनको ये क्यों लगने लगता है कि भाई आपकी जिंदगी में क्या एक ही काम रह गया है? वो ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि फिर या तो उसको इजाजत दे दें आप दूसरी शादी की। एग्जैक्टली ऐसे ही ना। अब मर्द की जात जो है ना, वो ऐसी जात है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया थोड़ा नाजुक है दिल के मामले में। मतलब कभी यार औरतों को ये कैसे पता है बातें ब्रो? ये लड़की के मुंह से मैंने शायद फर्स्ट टाइम सुना है कि लड़की ये कह रही है कि लड़के दिल के नाम बहुत इमोशनल और मर्द जात इंतहाई नाजुक होता है दिल का। मैंने जो चीजें अब तक देखी है, एक्सपीरियंस की, जाहिर सी बात है मैंने एक एज गुजारी है और बाहर मैं काम करती हूँ, 10 लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मैंने जो चीज़ें फेस की और देखी हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि मर्द लाजमी भटकता है। शायद औरतों के अंदर कंट्रोल होता है, लेकिन मर्द भटकता है। तो अगर औरतें अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें और वो चाहती हैं कि उसका जो शौहर है वो उससे झूठ ना बोले और उससे छुप के कोई गलत काम ना करे, तो वो उसको एटलीस्ट इतना दिल बड़ा करके परमिशन दे। और ऐसे फैमिलीज भी हैं, 3-3 बीवियां भी साथ लेके चल रहे हैं, एक मर्द अगर अफोर्डेबल है उसके लिए वो सही से रखता भी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। और इस माना हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है, हमारे नबी पाक ने भी, हमारे माशाल्लाह 4 अज़वाजें जो मुतहरात थी उनकी। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा गलत सोचें, इसको पॉजिटिव व्यू में लेके जाएं। बात फिर वही है ना, जितनी आसानी से आपने जुमला कह दिया ना कि मर्द को मार्जिन दें, इजाजत दें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपको मैं मर्द की फितरत बताता हूं आज क्या है, आपको सबको बताता हूं कि बहैसियत मर्द जो मैं महसूस करता हूं। मुझे लगता है अगर किसी शख्स की वाइफ उसको ये कह देना यार आपको इजाजत है, आपको मेरी तरफ से इजाजत है, आप जाएं करें 4, मेरे मुंह पे हाथ फिरा हुआ, वो आदमी कभी दूसरी का भी नहीं सोचेगा। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जहां पर औरत मर्द को ये बात बता देती है, ये बात जता देती है, इस चीज का एहसास दिला देती है दैट शी डजंट ट्रस्ट हिम, वहां पर होता है काम। एक पजेसिव होना, ओवर पजेसिव होना नहीं होना है, ओवर पजेसिव। अब स्पेस दो, इतना स्पेस दो, मार्जिन दो यार। अब देखें फॉर एग्जांपल क्या, इंशाल्लाह कल को हमारी शादी होनी है, कल को मेरी शादी होती है। ऐसे ये टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगता है शादी वाला। कल को मेरी शादी हुई नहीं हुई है, कल को मेरी शादी होगी। अब जो मेरी बेगम है होगी, मुझे पता है कि यार ये मेरी पूरी जिंदगी है, उसको पता है कि मैं उसकी पूरी जिंदगी हूँ। अब हम बंद कमरे में लड़े झगड़े, एक दूसरे का सर फाड़े, जो भी करे, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हम दोनों के दरमियान होगा ना। बिल्कुल,
क्यों मैं अपनी अम्मा को बताऊंगा कि अम्मी ये मुझे तंग करती है, डूब के मर जाना चाहिए मुझे बहैसियत मर्द के। अगर मेरी बेगम मुझे तंग कर रही है तो मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहा कि मैं तंग हो रहा हूँ, या वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रही कि वो तंग हो रही है। तो मुझे समझ में ये बात भी नहीं आती है कि शादी के बाद के मामलात जो है वो इतने बिगाड़ की तरफ क्यों जाते हैं। मुझे किसी ने कहा, यार सुहेब तू वो बातें करता है शादी 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 पे कि मियाँ बीवी आपस में इत्तेफाक से रहें, सलूक से रहें, बेटा तेरी हो जाएगी ना तुझे पता लगेगा। मैं कहता हूँ यार क्या क्या पता चलेगा, जहाँ दुनिया ठुड्डे मार रही है, दुनिया ताने दे रही है। हम पंजाबी स्पीकिंग है तो पंजाबी का एक जुमला, दो चड़का बुढ़ी दियां भी खा लेंगे यार। मतलब दो जुमले डांट के बेगम से भी खा लेंगे, क्या जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात सारी अमरीन यहाँ मैं समझता हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप है ना वो कामयाब होता है सबसे पहले रिस्पेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। और आप इतना जैसे कि ट्रस्ट ठीक है, बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। रिश्ता कोई भी है ना उसमें मार्जिन देना चाहिए। मर्द औरत को समझे, औरत मर्द को समझे। अब एक मर्द जो है ना शादी के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक अपनी माँ की तरफ, एक अपनी बीवी की तरफ। उसको दोनों तरफ बैलेंस रखना है। अब अगर बहुत बहुत समझदार औरत होगी तो वो समझेगी कि भाई अभी इसका तकाजा है कि ये अपनी अम्मा को भी टाइम दे। और ऐसा भी होता है कि यार आता है यहीं बैठ जाता है, मुझे टाइम नहीं देता है, क्या मैं फारिग हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ये वो। तो यहाँ आपकी इमेच्योरिटी शो होती है। बिल्कुल। तो यहाँ आप कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि वो बेचारा पागल हो जाएगा, वो किसकी सुनेगा, या अपनी माँ की सुने या बीवी की सुने, तो फंस कौन रहा होता है, दोनों साइड। माएँ कहती हैं पैदा मैंने किया, हाँ, बेगम कहती है शौहर तो मेरा है। बस इन चक्करों में ना। आपको क्या लगता है वैसे सास और बहू के झगड़े में गलत कौन होता है? मेजॉरिटी। आज आपको फंसाता हूँ, बताएं बताएं। मैं खुद भी कभी ना कभी सास बनूंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये अभी आप बहू हैं। हाँ, अभी मैं ये कह रही हूँ बताएं। कि ऐसा भी होता है कि जो है वो लाइक हम ना एक एज पे आके बहुत खुद भी कॉन्शियस हो जाते हैं। लाइक अभी मैं अपने बच्चों को अगर कहती हूँ कि नहीं मैं फ्री हैंड दूंगी और जिससे जैसे अपनी बेगम को लेके अलग होना चाहे अलग हो जाए और ये वो, लेकिन एक टाइम पे आके ना हमारी एज डिमांड भी शायद ये कह रही होती है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं मेरा बेटा और मेरे पास ही रहेगा। ये सारी चीजें शायद फितरतन है। बिल्कुल फितरतन है, ये बात है कि फितरतन सास भी औरत है, हाँ, और बहू भी औरत है, तो ये क्लैश तो फिर होना ही होना है। अब स्मार्ट मर्द पता है क्या होता है, जो अक्लमंद आदमी होता है वो बेगम के सामने बेगम का, अम्मा के सामने अम्मा का, दोनों का दिल रखना पड़ता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मर्द ज्यादा पेशेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन्स बर्दाश्त करने के मामले में? हाँ, बहुत सारी जगहों पे कह सकते हैं। और फीमेल थोड़ी जज्बाती होती हैं, इमोशनल ज्यादा होती हैं। इमोशनल ज्यादा होती हैं और फौरन जज्बात में आके अक्सर हम गलत फैसला भी लेते हैं। सॉरी, एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं, इमोशनल तो मर्द ज्यादा होता है। वुमेन्स आर एक्सप्रेसिव होती हैं, बट ऐसा भी होता है कि हम जज्बात में बह जाते हैं फौरन ही और भावनाओं में बह जाते हैं। हाँ, अक्सर गलत फैसला भी इसी वजह से ले लेते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी होता है। और मर्द के अंदर पेशेंस लेवल होता है, बहुत सारे जगह पे नहीं भी होता, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा मर्द सफर कर रहा होता है कि वो दो जगह फंस जाए, माँ और बेगम के दरमियान जो फंस गया पिसता है बेचारा, बहुत बुरा। लेकिन हम दुआ यही करेंगे, अल्लाह करे कि जो भी, देखो यार मुसलमान मर्दों तुम लोगों के लिए आसान कर देता हूँ बात, बाखुदा आसान। एक बात तो एडमिट कर लो, मान लो, दिल पे लिख लो, दिमाग में बिठा लो। मैं तो कहता हूँ अगर भूल जाते हो तो लिख के वो कॉल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उनका फरमान है कि मर्द औरत के लिए कितना भी कर ले, आफ्टर ऑल औरत ये जुमला कह ही देती है कि आपने मेरे लिए किया ही किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप औरत से अपनी औरत से बदगुमान हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप औरत को एक फूल की तरह ट्रीट करें, आप औरत को एक नाजुक कली की तरह ट्रीट करें। इसका मतलब ये है कि आप औरत को दरगुजर करना सीखें, उसकी कुछ बातों को दरगुजर करना सीखें। ही है। और औरत की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। वो हर चीज एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होती है कि अब फिर वो पूरी नहीं होती ना, तो फिर वो वहाँ बहुत डिसऑर्डर हो जाती है। अच्छा, आप इस चीज की रीजन इसको समझती हैं कि औरत ख्याली दुनिया में ज्यादा रहती है? मे बी कह सकते हैं, जैसे फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत रहती हैं, फैंटेसीज ज्यादा वुमेन्स में पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि मेंस जो है वो रियलिटी बेस्ड ज्यादा जिंदगी उनकी होती है। एग्जाम्पल हम अगर इसे देना, एक लव मैरिज या ऐसी कोई कपल लेते हैं, अब वो फौरन से शादी के बाद सबसे पहले जो उनकी लड़ाई में नुक्ताचीनी ये होती है, पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे, पहले तो तुम वैसे नहीं करते थे, अब तुम ऐसे कर रहे हो। लेकिन अब तरजीहात बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज है आपका, आपकी डिमांड्स चेंज है,
फिर स्पेशली जब हमारी लाइफ में एक बच्चे का एडिशन होता है, जिंदगी बिल्कुल यूं पलट जाती है 360 डिग्री जैसे कहते हैं। तो आप उस वहाँ पे समझने का टाइम है कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम 17-18 साल की उम्र में कर रहे थे और अब दोबारा से वही चीज़ें हम अप्लाई करें। तो एक एक स्टेजेस होते हैं, तो आप अगर स्टेजेस को समझ लो ना तो लाइफ गुजारना आसान हो जाएगा। इट मींस आप ये कहना चाह रही हैं, मैं आपके ही जुमले को मजीद आसान कर दूं, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी आसान हो जाए तो आप रियलिटीज को एडमिट करना सीख लें। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी को फैक्ट्स पे ले आए, फैक्ट्स पे ले आए कि अब यही है और इसी को लेके चलना है। हाँ। ये फेजेस हैं हमारी लाइफ के, अब इससे ऊपर का फेज आएगा। और ना अमरीन, कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। कई ऐसी होती हैं जिनमें हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है। तो हमें बस यही समझना है कि किस सिचुएशन में हमने सिचुएशन को अपने मुताबिक करना है या किस सिचुएशन में आना चाहिए। वक्त सारा गुजर जाता है। ये बात है, हैंडल करना आना चाहिए, वक्त सारा गुजर जाता है। जितनी खूबसूरती से मैंने और अमरीन ने इस पॉडकास्ट को हैंडल किया है और वक्त सारा गुजर गया है पॉडकास्ट का। अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आप आई, आपने बात की फिटनेस के हवाले से और वुमेंस और मेंस के रिलेशनशिप्स, शादी के हवाले से, और मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक सच्ची बातें की हैं। और मैं अपने जवानों से, अपनी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो मेरे जवानों की खूबसूरत बात यह है कि ये कभी गाली नहीं देते। मैं अपने एंड से एक चीज कहना चाहूंगी, किसी भी बात को ऐसे गलत वे में लेके जाने की जरूरत नहीं। स्पेशली जो फीमेल्स सुन रही हैं वो ये ना समझे कि मैं मर्दों की फेवर में ज्यादा बात कर दी है या औरतों को बोल दिया इस तरह से गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातें आपकी स्पेस देने की। मेरा ख्याल है आपने फैक्ट्स बताए हैं। बिल्कुल, जो आजकल जो डिमांड है वो रियलिटी है ना, रियलिटी जो है वो जिस पे चल सकते हैं आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता दूं कि हमने सारा मलबा औरतों पे नहीं डाल देना, मर्द का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। और मर्द का किरदार क्या है, मैं बहैसियत मर्द जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस में ना मर्द को भी कंट्रोल करना है भाई। मर्द को भी ये बात देखें, घर तो मर्द का भी उतना ही है, औरत का भी उतना ही है, ठीक है। शादी के बाद दोनों का घर बराबर है ना, दोनों ही ये चाहेंगे कि हमारा घर बचे, हमारा घर ना टूटे, हमारा रिश्ता ना टूटे। तो दोनों को चाहिए कि दोनों बराबर की कुर्बानी दें। मर्द को औरत की नफ्सियात को समझना जरूरी है। अगर उसने अपनी बीवी या जो भी है उसके साथ उसकी नफ्सियात को समझ लिया तो जिंदगी आसान है। वो तो कभी नहीं आएगी ना क्योंकि औरत क्या है, वो एक अटेंशन मांगती है, अटेंशन, थोड़ा सा रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें मतलब एक तवज्जो मांग रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीजें जब नहीं मिल रही होती ना औरत को मर्द की तरफ से, तो वो सोचती है कि ये अब कहीं और इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाती है। अच्छा, मैं पता है क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, जो लोग बोल नहीं पाते, जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, उनमें भी दूरी आ जाती है। मेल नहीं कर पाते, मर्द नहीं कर पा रहा होता, मर्द नहीं कर पाता कि बार बार वो चीज़ों को एक्सप्रेस करता रहे। नहीं, वो होगी मोहब्बत उसके अंदर अपनी बीवी से भी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। होगी क्या, डेफिनेटली होती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मर्दों से मुखातिब होके अपने भाइयों को ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, दो बोलना प्यार के अपनी वाइफ को बोल दिया करो, उसको ये बात बता दिया करो कि तुम्हारे पास उसको वो चीज़ देने के पैसे नहीं है और क्यों नहीं है और कब तक दिला दोगे, उसके लिए तुम क्या क्या मेहनत कर रहे हो, ये सब उसे बता दिया करो ताकि उसकी नॉलेज में हो कि हाँ, मेरे बंदे को फिक्र है, उसको पता है कि ये चीज़ मेरी बेसिक नीड है या मेरी नीड है, उसकी पोटेंशियल नहीं है। हाँ, कि वो मेरी जो डिजायर्स हैं बिल्कुल फुलफिल कर सके। अच्छा, कई औरतें तो इतनी समझदार होती हैं माशाल्लाह कि उनको पता होता है कि हाँ, मेरा शौहर स्ट्रगल तो कर रहा है ना यार। और हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे देखते हैं कि लाइक मैंने भी बहुत सारे फेजेस देखे कि एक खाली जेब के साथ अगर शौहर है तो मैं उसको कैसे बोलती रहूं कि भाई मुझे ये चीज़ें लाके दो। कैसे दिल मानता है औरत का अपने मर्द को इस बात पे प्रेशराइज करने का, जब उसको पता है कि उसके पास एक चीज़ नहीं है लेकिन वो स्ट्रगल तो कर रहा है ना। अब मुझे मालूम है कि मैं इसको बोलूंगी तो वो परेशान होगा, तो मैं इसको बोलूं ही क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं कर पाएगा। जबरदस्त। तो जहाँ औरत समझ सकती है वहाँ समझे, और जहाँ मर्द समझ सकता है वहाँ मर्द बिल्कुल। और हमेशा इस दुआ के साथ आज के इस पॉडकास्ट को मैं एंड करूंगा। ये मेरी सबसे हमेशा करीब दिल की मैं हमेशा जो दुआ करता हूँ ना, वो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि या अल्लाह, कभी भी किसी मियाँ बीवी के दरमियान एक तो लड़ाई ना हो, अगर हो गई है तो वो लड़ाई इस एक्सट्रीम पे ना जाए कि बात डाइवोर्स तक आए। क्योंकि मुझे एक बात का पता है, वो ये है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होता है जब मियाँ बीवी में इत्तफाक होता है, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है जब मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है। शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। शैतान सबसे ज़्यादा रुसवा होता है जब मियाँ बीवी में इत्तफाक होता है।
तो इस बात को आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि अब आपने अल्लाह की खुशी को प्रायोरिटी देनी है या आपने शैतान की खुशी को प्रायोरिटी देनी है। इतनी सी बात होती है। अच्छा, मैं इसकी ना एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी, और फिर पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ये मैं सच बता रहा हूँ, बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे अम्मी अब्बू में एक दिन लड़ाई हुई, ठीक है। अब दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अम्मी किचन में खड़ी हैं, खाना बना रही हैं, अब्बू लाउंज में बैठे हुए, टीवी लाउंज में, और टीवी देख रहे हैं। अब दोनों में मुबाहिसा चल रहा है, तकरार हो रही है, और मैं घर से निकल रहा था काम के लिए। अब मैंने देखा यार मैं चला जाऊंगा, ये फिर पीछे से लड़ते रहेंगे आपस में, मैं क्या करूं। मुझे ना एक ख्याल आया, मैंने अपने अब्बू का जाके मिन्नत की, रिक्वेस्ट की। मैं कहा अब्बा जी क्या करेंगे यार, लड़के आपकी बेगम है, मना लें उन्हें, ख़त्म करें, बस बात आई गई करें। मुझे उन्होंने यूँ देखा, चल उठ काम पे जा, जैसे बाप करते हैं, बड़े करते हैं। मैं कहा अब्बा जी मेरी रिक्वेस्ट तो सुने, एक मिनट, एक बार सुने। मैंने उनको कन्विंस किया, बोला, बात की। मैं बैठा रहा उनके पैरों में, मैं नहीं उठा। मैंने उनसे कहा आप एक काम करें, आज तक आपने ये नहीं किया होगा। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप जाएं और एक आइसक्रीम लेकर आएँ, सिर्फ एक, दो नहीं, लेकर आएँ, उसको खोलें, अपने हाथ से खिलाएं अपनी बेगम को और मनाएं। कहते हैं वो यार जा, चला जा, उठ के सर ना खाइए, वो जैसे करते हैं नॉर्मली। मैंने ना भाई कन्विंस कर लिया। अब्बू गए बाहर, करीबी दुकान से आइसक्रीम नहीं मिली, वापस आ गए। कहते हैं यहाँ से नहीं मिली, तू जा आगे से लेकर। मतलब मैं क्यों जाऊँ? मेरी बेगम नाराज हुई होती, मैं चला जाता, उसके लिए मैं ले आता। तो कहा आपकी वाइफ नाराज है भाई, आप जाएं, आप लेकर आए, आप कष्ट उठाएं, जरा पता चले कि हाँ आप अपनी बेगम को मनाने के लिए आइसक्रीम लेकर आए, जतन किया आपने। मेरी तरफ यूं देखा, चले गए, एक आइसक्रीम लेकर आए, ला के मुझे थमा दी, ये ले। मैं क्या करूं? अब हौसला देखें, मर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, नहीं, हर मर्द नहीं कर पाता। मेरे अब्बा जी मुझे ला के दे दी, जा खिला दे अपनी अम्मा को। मैं कहा यार मैं क्यों खिलाऊं, आप जाए ना भाई। खैर मैंने उन्हें कन्विंस किया। अब्बू ने आइसक्रीम खोली, अम्मा जी को मनाया, आइसक्रीम खिलाई, फिर उसमें से एक बाइट मैंने लिया। फिर घर में जितने लोग थे, मतलब कोई 2-4 लोग थे, भतीजी वतीजी, उन सब ने खाई। इस चीज से क्या ही बिगड़ा, उल्टा सुधर गया ना, सब अच्छा हो गया। बाखुदा मेरे घर में शायद मेरी अम्मा अब्बा के शादी से लेकर आज तक, उस दिन से पहले तक ये अमल ना हुआ हो। सबसे बड़ा मसला जो है ना, कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। और अपने घर में ना छोटी छोटी खुशी लानी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी। अब ये बोलने में, सुनने में कितनी ड्रामेटिक सी चीज लगी है, लेकिन मैंने कर दी। एक एक मोमेंट को जीना चाहिए। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में ऐड करो। जवानों, कोशिश करो कि जिनमें लड़ाइयाँ हैं उनमें मोहब्बतें पैदा करने की कोशिश करो, उनमें इत्तफाक करवाओ। बाखुदा अल्लाह बहुत खुश होता है जब तुम उसकी मखलूक में दो लोगों की लड़ाई ख़त्म करवा के उनमें सुलह करा दो और उनके दिल एक दूसरे के करीब करा दो। इसी अपनेपन के साथ कि तुम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। और इस पूरे पॉडकास्ट में अगर मुझसे या मेरी गेस्ट से, अमरीन शेख से, कोई ऐसी बात हो गई है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दिल आज़ारी का बाइस बनी है, तो मैं अपने एंड से और अपनी गेस्ट के एंड से, दोनों के एंड से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसी अपनेपन के साथ कि आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।